बच्चों, आज हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य के संबंध में आप यहाँ चर्चा करेंगे। जनन स्वास्थ्य से बेसिकली जो है मानव जनन स्वास्थ्य की बात है। इसमें जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है और इसमें क्या क्या अवरोध है, कैसे कैसे है, सारी चीज़ें हमें अध्ययन करना है। तो जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखा गया है कि हमारे देश में पहले से ही, आज़ादी के पहले से ही आबादी बहुत ज़्यादा रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा रही है, और जिसका कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे देश की जो जलवायु है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि ये आपको पता है कि हमारे देश में हर तरह की जलवायु लगभग पाई जाती है। बेसिकली तो 3 जलवायु आप कहते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात, ठीक है, लेकिन वैसे 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि लगभग हर प्रकार का मौसम हमारे देश में पाया जाता है। तो इसको सबसे बड़ा कारण माना गया है हमारे देश में जनसंख्या अधिक होने का। इसीलिए जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही जनसंख्या से संबंधित नियंत्रण के बारे में हर तरह के जो है कि प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। हमारी सरकार ने आज़ादी के जस्ट बाद से ही जो है विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियों पे काम करना शुरू किया। जैसे कार्यनीतियों की चर्चा करते हैं तो देखिए, हमारे देश में बहुत से पहले ही हम दो, हमारे दो की बात किया। ये जो है हम दो हमारे दो का जो प्रोग्राम चलाया गया, इसको जो है आजकल समाज कल्याण कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जाता है। समाज कल्याण के तहत पहले इसका नाम जो है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित था, लेकिन अब जो है इसको मानव समाज कल्याण के नाम से इस विभाग को बनाया गया है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो उसमें बहुत प्रचार प्रसार किया गया हम दो हमारे दो का। और देखिए, हम दो हमारे दो का उद्देश्य रहा है कि किसी भी युगल दंपत्ति जो है 2 ही संतान पैदा करे। हम दो हमारे दो मतलब एक महिला पुरुष के द्वारा उनसे होने वाली संतानों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम रखा गया हम दो हमारे दो। अब वो 2 संतानें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बात अनिवार्य नहीं है। तो ये कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन देखा गया कि बाद में हमारे देश में बहुत सारे युवा वर्गों ने, पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों ने, समाज के लोगों ने हम दो हमारे एक का कार्यक्रम चलाया। हम दो हमारे एक नामक कार्यक्रम चलाया। इसका संबंध ये है कि एक युगल दंपत्ति से एक ही संतान का उद्देश्य रखा जाए। एक ही संतान का उद्देश्य रखा जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इससे मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब जो है आधुनिक समाज में लड़का लड़की सबको एक समान माना गया है। तो इसमें इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए और बाद में देखा गया कि इसके लिए विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल सामग्री द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया। टीवी समाचार माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता रहा बराबर विभिन्न कार्यक्रमों के बीच में, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोग समझें जानें और जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। क्योंकि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे विकास में बाधा रही है हमेशा से। इसीलिए जो है हमारे देश में ये नीति बराबर समय समय पर परिवर्तन करके यहाँ तक कि विभिन्न विभागों में ये प्रोत्साहन दिया गया कि जिसके पास 2 ही संतान होगी उनको एक विशेष प्रकार का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, मतलब उनकी वेतन वृद्धि की जाए, ताकि लोग इससे भी प्रभावित होकर के हम दो हमारे दो की बात करें। लेकिन हमारे देश में कोई टाइटली ये नियम नहीं बनाया गया, कानून नहीं बनाया गया कि आपको ऐसा करना ही है। इसे आपकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया गया, आपको जागृत करके प्रचार प्रसार करके ऐसा कर दिया गया। और बाद में क्या किया गया, देखा गया कि इससे बहुत लाभ हुआ, बहुत लोगों ने इसको अपनाया, इसका उपयोग भी व्यवहार में किया। अब बात आती है, ये और भी कारण है, जैसे जनसंख्या के अधिक कारण की बात करते हैं
तो पहले मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, मतलब जन्म दर अधिक थी लेकिन साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक थी। लेकिन जो है बाद में जब मेडिकल साइंस का बड़ा विकास हुआ तो जन्म दर पे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया, लेकिन मृत्यु दर को बहुत नियंत्रित किया गया, अर्थात कम कर दिया गया। जब मृत्यु दर कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई तो स्वतः ही जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगी, क्योंकि जब संतान पैदा होती थी तो जच्चा और बच्चा अब दोनों लगभग सुरक्षित हैं पूरी तरह से। बहुत ही कम कंडीशन ऐसे होती है क्रिटिकल कंडीशन जिसमें बच्चे या जच्चे या मतलब नए जन्म हुए बच्चे या माँ की मृत्यु होती है, अदरवाइज जो है लगभग जो है सुरक्षित हैं। तो जब जन्म दर पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो सका लेकिन मृत्यु दर को बहुत नियंत्रित कर लिया गया, तो इस कारण से भी जनसंख्या हमारे देश में बढ़ी। और जो है जनसंख्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा ये कारण रहा। और दूसरी चीज़, जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की जो है विधियों को अपनाने के साथ साथ जो है ये भी देखा गया कि कैसे कैसे जो है इसको नियंत्रण के साथ साथ अपनाया जाए और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटा जाए। तो इसमें देखा गया कि गर्भ निरोधक साधनों का, तो अब गर्भ निरोधक साधनों की अगर आप बात करते हैं तो इसमें जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधकों का उपयोग करके जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया गया। तो इसमें देखा गया कि गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करके, तो इसमें जो है सबसे पहला मेथड जो है प्राकृतिक विधि की बात की गई। तो प्राकृतिक विधि में लोगों को जो है मानव जनन और निषेचन के बारे में जानकारी प्रदान करना, ताकि सही जानकारी होगी तो व्यक्ति उसका उपयोग करेगा और बचाव करेगा। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जब आर्तव चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके 10वें दिन से लेकर के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच अंड निक्षेपण की संभावना प्रबल होती है। तो जिसकी वजह से अगर इस अवधि में बचाव किया जाए, मतलब 10वें दिन से लेकर 17वें दिन, ये 10वां दिन माना जाता है कि जिस दिन से आर्तव चक्र शुरू होता है जिस दिन से शुरू होता है उसको भी उसमें काउंट किया जाता है। जैसे पहले दिन से शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 10वें दिन से ऐसी कंडीशन है, तो अगर इस दौरान मैथुन क्रिया या संभोग से बचा जाए, इससे परहेज किया जाए तो भी गर्भाधान से बचा जा सकता है। तो ये तरीका हो गया बचाव का। अब दूसरा तरीका ये है प्राकृतिक विधि में ही, जैसे देखा गया कि जब मैथुन क्रिया की जाती है, मैथुन क्रिया के दौरान ही ध्यान ये रखना है कि जब भी स्पर्म डिस्चार्ज होने की कंडीशन में हो, स्पर्म शुक्राणु डिस्चार्ज होने की कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में जो है मेल को ये ध्यान रखना चाहिए कि डिस्चार्ज वैजाइना के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि मेल सेक्स ऑर्गन को वैजाइना से बाहर कर दिया जाए तो वो स्खलन या डिस्चार्ज शरीर से बाहर हो जाएगा और निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। जब संभव नहीं हो पाएगी तो स्वतः ही गर्भाधान से बचा जा सकता है। तो ये प्राकृतिक विधियों पे मैंने चर्चा किया कि जैसा उस दौरान बचाव किया जाए। और दूसरी चीज़ मैंने कहा
कि जब भी सीमेन डिस्चार्ज होने लगे, स्पर्म डिस्चार्ज की कंडीशन में पेनिस को जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन या वेजाइना से बाहर कर लिया जाए ताकि डिस्चार्जमेंट बाहर हो, अपने आप जो है निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसके द्वारा भी प्राकृतिक विधियों में आता है। फिर अगली बात आती है कि प्राकृतिक विधियों के साथ साथ अप्राकृतिक विधियों की बात करते हैं तो उसके माध्यम से भी इसको रोका जा सकता है। तो अप्राकृतिक विधियों की बात करते हैं जैसे, तो इसमें आता है जैसे गर्भ निरोधक गोलियों, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके आपको पता होगा कि गर्भ निरोधक गोली पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में बनी थी। सबसे पहले भारत में सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली निर्मित की गई थी। तो ये मुख्य दवा है। माउथ द्वारा इसको एक निश्चित समय पर उपयोग करने से गर्भधारण नहीं होता, मतलब ये है कि निषेचन की क्रिया को ये रोकने का कार्य करता है। तो ये सब अस्थायी विधि है। जैसे इसी के संबंध में अस्थायी विधि में ही दूसरी बात करते हैं तो एक व्यवस्था है कापर टी का उपयोग करके इसे बच्चों गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे ये अंड निक्षेपण को रोकता है और साथ साथ ही ओवा से स्पर्म को मिलने नहीं देता, जिस कारण भी जो है गर्भाधान की प्रक्रिया ब्लॉक हो जाती है, जिससे जो है जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ तीसरी विधियों में अगर आप चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के इंजेक्शंस उपलब्ध हैं। मतलब ये विभिन्न प्रकार के एक निश्चित अवधि तक प्रभावी रहने वाले इंजेक्शन का भी निर्माण कर लिया गया है मेडिकल साइंस के विकास के द्वारा से, जिसके द्वारा 3 मंथ और 6 मंथ की इसकी अवधि होती है। तो ये जो है अस्थायी विधियाँ और अस्थायी विधियाँ गर्भ निरोधक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके साथ ही आज यही ये टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे अगले दिन